गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, आज हम साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म पढ़ने से पहले हम एक बार पिछली क्लास में चले जाते हैं। मतलब आपने एक दो क्लास पहले एक्सपेरिमेंट किए थे कुछ, लाइक ओनियन पील का हो गया या ह्यूमन चिक सेल का, जो मैंने आपको बताया था। तो उसके अंदर आप क्या देखते हो कि किसी भी सेल का एक लार्ज रीजन है, वो एक मेम्ब्रेन से बाउंड है, मतलब मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, और जो वो रीजन है वो एक लिटल स्टेन, मतलब उसके ऊपर छोटे छोटे दाग हैं फ्लूइड लाइक के, उसी को हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये था फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो फ्लूइड मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होगा ना, पाया जाएगा, उसी को हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। स्ट्रक्चर से भी देख लोगे आपका क्लियर ही हो जाएगा। ये हो गया, और ये हो गया न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, और जो बीच में ये यहाँ जो फ्लूइड प्रेजेंट है ना, इसी को हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ओके, और क्या होता है इस साइटोप्लाज्म में अंदर कुछ स्पेशल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती है, जिनको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज। लाइक देख लें, जैसे ये हो गया, ये फोल्ड स्ट्रक्चर है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, और यहाँ ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ लेंगे। अब देखते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में, फिर से देखते हैं। ये फ्लूइड है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड में प्रेजेंट होता है, और उसके अंदर कुछ स्पेशल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती है, उनको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज। और जो हर एक ईच ऑर्गेनेलिज का हैज़ देयर ओन इम्पोर्टेंट फंक्शन। मतलब कोई भी ऑर्गेनेलिज है ना, उसका एक अपना खुद का एक अलग से फंक्शन होगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? इसको पावर हाउस बोलते हैं बॉडी का। तो ये बॉडी को एनर्जी देगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक अपना अलग फंक्शन है। राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, वो प्रोटीन बनाते हैं। उसको हम हर एक ऑर्गेनेली को डिटेल में पढ़ लेंगे। और क्या कहता है, सेल आर एनक्लोज्ड बाय ए मेम्ब्रेन। जो हर सेल है ना, वो एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होगा। लाइक प्रोकैरियोटिक सेल है ना, प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल क्या है? इसमें न्यूक्लियर रीजन अब्सेंट होगा। इस अब्सेंट के साथ मैं क्रॉस लगा देता हूँ। न्यूक्लियर रीजन अब्सेंट है, तो इसके अंदर न्यूक्लियर रीजन नहीं है, तो ये सेल ऑर्गेनेलिज भी एब्सेंट होगी। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज एब्सेंट होती है। और प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में क्या होता है? न्यूक्लियर रीजन प्रेजेंट होगा, वेल डेवलप्ड होगा, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो न्यूक्लियर रीजन भी होगा। और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली ये भी प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो मतलब ये प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस के एब्सेंस के कारण सेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होती। यूकैरियोट में न्यूक्लियर रीजन भी होगा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज भी होती है। ओके, अब ये देखते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज का क्या एक अलग से कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसमें हम वायरस का एग्जांपल लेंगे। इसमें मैं वैसे लिख के बताने का कुछ नहीं, वायरस के अंदर क्या होता है आपको पता ही है, न्यूक्लियस नहीं होता। तो उसके अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल, वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेली है ना, वो भी प्रेजेंट नहीं होगी। तो वो अपनी लाइफ को ऐसे स्पेंड नहीं कर पाता, मतलब अच्छी तरह से नहीं जी पाता। लाइक अगर यहाँ पड़ा है ना, वो ये वायरस है, तो ये नॉन लिविंग है, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस नहीं है, कोई भी मतलब ऑर्गेनेलिज नहीं है, तो ये अपना लाइफ को आगे कैसे बढ़ाएगा? अगर यही वायरस ह्यूमन की बॉडी में आ जाएगा, तो वहाँ पर ये उसको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलेगा। ये ह्यूमन की मशीनरी में जाके अपने आप को जनरेट करता है, मतलब या अपने आप को डिवाइड करता है, अपने जैसे बहुत सारे वायरस को बनाता है, अपनी मतलब ह्यूमन की बॉडी को होस्ट के रूप में यूज करेगा, और अपने आप को वेल डेवलप यूज करता है, मतलब आगे बढ़ाता है। तो ये इसके लिए वेल डेवलप्ड ऑर्गेनेलिज का होना आवश्यक है। ओके, और वायरसेस के अंदर क्या होता है? वायरसेस के अंदर सेल नहीं होता, इसलिए उसके अंदर ये सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट नहीं होती। अब हम सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में देखते हैं। सेल ऑर्गेनेली
सेल ऑर्गेनेलिज क्या होता है? सेल ऑर्गेनेलिज ये होता है, अब हर एक सेल में ना एक मेम्ब्रेन होती है जो उसके खुद के कंटेंट को सेपरेट करती है एक्सटर्नल कंटेंट से लाइक हम लार्ज सेल या कोई एग्जांपल लेते हैं, कोई लार्ज सेल है किसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल प्रेजेंट होते हैं, हर एक सेल एक अपना एक अलग से फंक्शन परफॉर्म करेगा उस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। लाइक हम हमारा एग्जांपल लेते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल प्रेजेंट और सभी अपना अपना फंक्शन करते हैं हमारी स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए और हमारे फंक्शन को करने के लिए। अब इसी बात को आगे समझते हैं, जो ये डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ होती है ना बॉडी के अंदर, डिफरेंट सेल्स के द्वारा, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स ऑर्गेनेलिज के द्वारा, ये इनको सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं, ये ऑर्गेनेलिज अपने आप को एक मेम्ब्रेन से बाउंड कर लेती हैं विद इन दैमसेल्फ, मतलब खुद के अंदर ही, मतलब ये अपने आप के ऊपर एक मेम्ब्रेन बना लेती हैं दूसरी से अलग करने की। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया अलग है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी अलग है, गोल्जी बॉडीज़ भी अलग है। अगर ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगी तो ये एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगी इनकी केमिकल एक्टिविटीज़। ओके, और ये जो इनका मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है ना, ये इनकी एक बहुत इम्पोर्टेंट वो है, फीचर है, मतलब डिफरेंस लगा लो यूकैरियोट को प्रोकैरियोट से डिफ्रेंशिएट करने का, ये बहुत बड़ा फीचर है। तो इनका मेन फीचर क्या है, मतलब यूकैरियोटिक सेल्स है जो डिस्टिंग्विश करती है प्रोकैरियोटिक सेल से, यही है कि ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज होती है। और जो ये ऑर्गेनेलिज होती है ना, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर में विजिबल होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसी में हम इसको देख सकते हैं कौन कौन सी ऑर्गेनेलिज है जो हम आगे पढ़ रहे हैं। ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, इन सब के बारे में पढ़ते हैं अब। तो हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ लेते हैं। इसको हम ई आर से डिनोट कर देंगे क्योंकि बार बार इतना बड़ा लिखने से अच्छा यही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है कि नेटवर्क है, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब का नेटवर्क है, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रनिंग थ्रू द साइटोप्लाज्म। ओके, मतलब एक ये मेम्ब्रेन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं छोटे छोटे जो एक साइटोप्लाज्म के ही अंदर होते हैं। ओके, और ये टू टाइप्स के होते हैं, आर ई आर, एस ई आर। आर ई आर क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम इसको याद कैसे करेंगे? रफ क्या होता है, रफ को समझते हैं। रफ होता है खुरदुरा टाइप। रफ में मतलब जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होंगे ना, वही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगा। मतलब राइबोसोम की प्रेजेंस के कारण इसको रफ बोलते हैं। और जो राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम क्या काम करते हैं? राइबोसोम मैन्युफैक्चर प्रोटीन। तो बॉडी में प्रोटीन फैक्ट्री कौन है? राइबोसोम। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर राइबोसोम प्रेजेंट हो गए तो हम उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे प्रोटीन। प्रोटीन क्या हो गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स को भेज दिया जाएगा जहाँ उसकी नीड होगी। ओके, अब आते हैं हम स्मूथ की। स्मूथ में क्या होगा? अब्सेंस ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होंगे तो वो स्मूथ जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होंगे उसको हम बोल देंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका काम क्या होता है? ये फैट मॉलिक्यूल की और लिपिड की फॉर्मेशन करता है। मैन्युफैक्चर लगा लो। ओके, तो
इनके द्वारा बनाए गए फैट मॉलिक्यूल से और प्रोटीन से सेल मेम्ब्रेन का बनना, सेल मेम्ब्रेन का बनना क्या कहलाता है? सेल बायोजेनेसिस। सेल बायोजेनेसिस क्या होता है? एससीआर के द्वारा लिपिड मॉलिक्यूल का बनना और उससे सेल मेम्ब्रेन का बनना, उसी को हम बोलते हैं सेल बायोजेनेसिस। ओके, और जो बचे हुए जो इसने फैट लिपिड और मॉलिक्यूल बनाए हैं ना, वो एंजाइम के रूप में यूज होंगे। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दोबारा देख ले। ये मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब ऐसे होता है, हम दिखा देता हूँ मैं आपको। लाइक ये सेल है ना, तो इसके ऊपर ही प्रेजेंट होगा ये ऐसे। ये हो गया, इसी को बोलते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसके ऊपर ये डॉट डॉट हो गया, ये राइबोसोम। राइबोसोम प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये वाला इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, इसको बोलते हैं हम स्मूथ। ठीक है, तो ये हो गया स्मूथ के बारे में। मतलब ये होगा रफ। रफ राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना। और स्मूथ वाले का काम क्या होता है? ये इसके ऊपर राइबोसोम नहीं होता है, तो ये फैट और लिपिड मॉलिक्यूल को बनाता है। फैट और लिपिड मॉलिक्यूल में क्या होता है? बिल्डिंग करते हैं सेल मेम्ब्रेन को कई बार। और जो कुछ प्रोटीन बच जाते हैं ना, या हार्मोन, वो हार्मोन के रूप में यूज होते हैं। ऑल्दो द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेरीज ग्रेटली इन अपीयरेंस, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सेल टू सेल डिफरेंट टाइप का दिखेगा हमें। ठीक है, और मेन फंक्शन क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, पता है आपको? ये एक चैनल की तरह वो करता है, खुद को दिखाता है ट्रांसपोर्ट के लिए मटेरियल। लाइक जो प्रोटीन बने हैं ना एससीआर में, वो ये उनको बॉडी में डिफरेंट पार्ट में भेजता है, तो ये एक ट्रांसपोर्ट की तरह यूज होता है। मेन फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज टू सर्व as a channel for the transport of proteins, जो मतलब एससीआर के द्वारा प्रोटीन बने उनको ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, और क्या क्या काम होते हैं ये ना, जो बॉडी में डिटॉक्सिफाई करता है। एक मिनट, एससीआर plays a important role in detoxifying many poisonous drugs. It helps in detoxifying many poisonous drugs, मतलब जो शरीर के अंदर पॉइजनस ड्रग्स होती है ना, उसको भी ये रिमूव करने में हमारी मदद करता है। और क्या फंक्शन होते हैं इसका? इट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म, सरफेस एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म फॉर किसके लिए? वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़। वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए वो बहुत सारा सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आप इसको नोट कर लेना। अगर थोड़ा बहुत समझ में आएगा तो आपको बाकी आपकी बुक से कर लेना। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। टू टाइप का होता है, आरिया और एससीआर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके बोलते हैं? जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होगा। इसका काम क्या होता है? प्रोटीन का बनाना। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? इसके ऊपर राइबोसोम नहीं होता, ये बनाता है फैट मॉलिक्यूल और लिपिड को। फैट मॉलिक्यूल और लिपिड से ही सेल मेम्ब्रेन बनती है, तो उसको बोलते हैं सेल बायोजेनेसिस। ये मैंने इसका स्ट्रक्चर बता दिया था। मेन फंक्शन क्या होता है? ये एक चैनल की तरह सर्व करता है, मतलब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो प्रोटीन बनाया ना, तो ये खुद उस प्रोटीन को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेगा, मतलब जहाँ भी इसका नीड होगी। और ये डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी से ड्रग्स को बाहर निकाल, और सरफेस एरिया बढ़ाता है साइटोप्लाज्म का वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़ के लिए। थैंक यू।